दोस्तों इटर्नल्स को रिलीज हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये मूवी देख ली होगी। अगर अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाके ये मूवी देख लीजिए, क्योंकि आज मैं इस मूवी के हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स और क्रेडिट सीन एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो में स्पॉइलर होंगे। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो दोस्तों इटर्नल थिएटर में वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुकी है, जो कि रॉटेन टोमेटोज के क्रिटिक्स रेटिंग से ज़्यादा अच्छी थी, जिसका जवाब ऑडियंस ने रॉटेन टोमेटोज पर खुद ही दे दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि ये मूवी मार्वल्स की तरफ से एक बोल्ड स्टेप था, जिसमें किस सीन के अलावा इक्रिस और सेर्सी का बोल्ड सीन भी था, और फास्टोस का अपने गे हस्बैंड के साथ किस सीन भी, जिसके लिए ये मूवी कई कंट्रीज में बैन भी हो गई, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि LGBTQ पर्सन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो किसी भी मूवी में कोई भी करेक्टर गे दिखाया गया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसे सीन से आपत्ति थी तो आप उस पर्टिकुलर सीन को सेंसर कर सकते थे, उसे मूवी से कट कर सकते थे। उसके लिए पूरी मूवी को बैन करने की कोई जरूरत नहीं थी। साथ ही ये मूवी MCU की मूवी थी, तो इसमें MCU के रेफरेंसेस दिखना तो कॉमन सी बात थी। इसमें अवेंजर्स के स्नैप के साथ साथ और भी कई रेफरेंसेस देखने को मिले, जैसे डेन विटमैन जब सर्सी से कहता है कि वो उसे एक विजार्ड लगती थी, तो इसके लिए डेन डॉक्टर स्ट्रेंज का एग्जाम्पल देता है। जब इक्रिस और सर्सी फास्टोस को साथ ले चलने के लिए कन्विंस करते हैं, तब इक्रिस वहाँ की डाइनिंग टेबल को वाइब्रेनियम का समझता है। अब वाइब्रेनियम का कनेक्शन किससे है ये तो बच्चा बच्चा जानता है। और जब इटर्नल्स का रियूनियन होता है, तब गिलगमेश और किंगो एसगार्डियन का जिक्र करते हैं, जहाँ गिलगमेश कहता है कि वो टॉन्सबर्ग के बैटल में था, जहाँ ऑडिन और उसकी एसगार्डियन आर्मी ने लाफी को हराया था। और किंगो बताता है कि थॉर के बचपन में वो उसके साथ खेलता था, पर जब से थॉर अवेंजर बना है तब से वो बात तक नहीं करता। खैर, किंगो को क्या पता कि जब से थॉर अवेंजर बना है तब से वो अपनी ही कितनी ट्रेजेडीज में कितना बिजी है। इतना ही नहीं, मूवी में DC कैरेक्टर्स का भी रेफरेंस मिला। जब इक्रिस फास्टोस के घर पहुंचता है, तब फास्टोस का बेटा इक्रिस को सुपरमैन कहता है। इसका साफ मतलब है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कैरेक्टर्स भी हमारी तरह DC की कॉमिक्स, एनिमेटेड सीरीज और मूवीज एंजॉय करते हैं। और कहीं किसी वीडियो में फास्टोस के बेटे ने इक्रिस को भी वैसी पावर्स को यूज करते हुए देखा होगा, जिससे उसने इक्रिस को सुपरमैन कह दिया। फिल्म की डायरेक्टर क्लोज जाओन ने भी पहले ये क्लियर किया है कि इक्रिस का प्रेजेंटेशन जैक स्नाइडर के मैन ऑफ स्टील के इंटरप्रिटेशन से इन्फ्लुएंस्ड है। ये MCU की वो मूवी थी जिसमें एक और जीता जागता सेलेस्टियल दिखाई दिया। हालांकि सेलेस्टियल का रेफरेंस गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में भी देखने को मिला था, जिसमें दिखाया गया था कि नोवेयर एक सेलेस्टियल का कटा हुआ सिर था। साथ में जब कलेक्टर गार्डियन ऑफ गैलेक्सी को इन्फिनिटी स्टोन के बारे में बताता है, तब उसमें भी एक सेलेस्टियल पावर स्टोन को यूज करके एक प्लैनेट को तबाह करता दिखाई देता है, जो कि एसम से काफी मिलता था। हालांकि वो एसॉन द सर्चर था। इसके बाद गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का मेन विलन ईगो द लिविंग प्लैनेट भी एक सेलेस्टियल था। और अब जाकर एक और सेलेस्टियल देखने को मिला है, एरिशम द जज, जो कि जज करता है कि किस प्लैनेट की सिविलाइजेशन को रहना है और किसे खत्म होना है। तो इन शॉर्ट, एरिशम का मोटिव था नया सेलेस्टियल क्रिएट करना, जिसके लिए वो प्लैनेट्स में सीड डालता था और फिर डेवियंट्स को उस प्लैनेट पर भेजता था वहाँ के परभक्षी जानवरों को मारने के लिए, ताकि उस प्लैनेट की पॉपुलेशन बढ़ने लगे। पर डेवियंट्स डेवलप होना शुरू हो गए, जिससे वो खुद इंसानों को मारने लगे। तब एरिशम ने इटर्नल्स को क्रिएट किया ताकि वो डेवियंट्स को मारें, जिससे प्लैनेट की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाए कि इमरजेंस क्रिएट हो सके, जिससे नया सेलेस्टियल पैदा हो उस प्लैनेट को तबाह करके। तो एरिशम ने अर्थ में भी एक सेलेस्टियल का सीड डाला था, जो कि हजारों सालों से अर्थ में इमरजेंस का इंतजार कर रहा था। कमाल की बात यह है कि अर्थ के साइंटिस्ट को ये बात आज तक पता कैसे नहीं चली। खैर, इटर्नल्स को एरिशम ने यही काम दिया था, जिससे इमरजेंस क्रिएट हो सके और टियामुट पैदा हो सके। पर एजैक की लीडरशिप में जो इटर्नल्स अर्थ पर थे, उनका कनेक्शन ह्यूमन सिविलाइजेशन से कुछ ज्यादा ही हो गया, जिससे वो इमरजेंस को रोकने सामने आए। इसके बाद इक्रिस का एंड मूवी में वैसा ही हुआ जैसा ग्रीक लेजेंड इकारस का हुआ था। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार इकारस सन के पास उड़ने की वजह से अपने पंख जला बैठा और अपनी जान गंवा दी। ठीक ऐसा ही इक्रिस ने किया जब वो टियामुट को बचाने में फेल हो गया। लेकिन ये सुसाइड इक्रिस ने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो टियामुट को बचा नहीं पाया, बल्कि इसने इसलिए किया क्योंकि जिस मिशन के लिए उसे अर्थ पे भेजा गया था, उसे कामयाब करने के लिए उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया और अपने लीडर की जान ली। फिर भी वो मिशन पूरा नहीं हो पाया। इक्रिस भले ही मूवी में विलन रहा हो, पर वो वही कर रहा था जिसके लिए उसे बनाया गया था। और हो ना हो, उसे अपने लीडर को मारने या अपने दोस्तों को धोखा देने में कोई मजा नहीं आया, बल्कि उसके चेहरे पे गिल्ट साफ नजर आ रहा था। और यही रीजन था कि उसने सुसाइड करने का डिसीजन लिया।
हालांकि इक्रिस इतना पावरफुल था कि वो मरा या नहीं अभी भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही एक अजीब इंसिडेंट हुआ कि किंगो फाइनल फाइट से बैक ऑफ कर गया क्योंकि उसे लगता था इक्रिस की सोच सही है। साथ ही वो सोचता था कि अगर एक सेलेस्टियल को पैदा होने से पहले मार देंगे तो जिस दुनिया को वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं वैसी हजारों दुनिया कभी बनेंगी ही नहीं। साथ में उसका ये भी मानना था कि सारे इटर्नल्स मिलकर भी इक्रिस का सामना नहीं कर सकते, जो कि काफी हद तक सही भी था। लेकिन फिर भी किंगो का फाइनल फाइट में होना काफी अच्छा होता, वो भी उस कंडीशन में जब इटर्नल्स के लीडर एज़ेक और गिलगमेश मर चुके हों और इक्रिस और स्प्राइट टीम के खिलाफ हो गए हों। फिर लास्ट में एरिशम की इटर्नल्स को दी गई धमकी का मतलब है कि सीक्वल में एरिशम सीधा इटर्नल से लड़ने आने वाला है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इटर्नल्स की टीम अब उतनी स्ट्रांग नहीं रही जितनी पहले थी, क्योंकि एज़ेक और गिलगमेश मर चुके हैं। इक्रिस जिंदा है या मर गया पता नहीं। अगर जिंदा भी होगा तो क्या वो इटर्नल का साथ देगा या अभी भी एरिशम का वफादार रहेगा। और स्प्राइट अब सच में बच्ची बन चुकी है। तो अब बचे हैं सेर्सी, थेना, मकारी, ड्रोइग, फास्टोस और किंगो। लेकिन इटर्नल्स के साथ किसी और कैरेक्टर ने इम्प्रेस किया तो वो था किंगो का मैनेजर करुण, जिसका रोल प्ले किया है हरीश पटेल ने। पूरी फिल्म में इन्होंने जितना हंसाया उतना फाइनल बैटल से पहले इन्होंने इमोशनल भी किया। अब बात करते हैं मिड क्रेडिट सीन की, जिसमें थेना, मकारी और ड्रोएग स्पेसशिप को लेकर और भी प्लैनेट पे जा रहे थे वहां के इटर्नल्स को खोजने। तभी वहां एक बोना टेलीपोर्ट होके आता है जो कि था पिप द ट्रोल, जिसको आवाज दिया था पैटर्न ओसवाल्ड ने, जो कि कॉमिक्स में स्पेस स्टोन का गार्डियन भी रह चुका है, जिससे उसमें टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी आ चुकी है। यही एबिलिटी उसने यूज की, जिससे पहले वो खुद आया और फिर टेलीपोर्ट किया थेनोस के भाई स्टार फॉक्स को, जिसका रोल प्ले किया है हैरी स्टाइल ने। जिससे सोशल मीडिया में चल रही ये रूमर कंफर्म होती है कि हैरी स्टाइल स्टार फॉक्स को प्ले करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। अब स्टार फॉक्स को इटर्नल्स के बारे में पता है, तो हो सकता है कि टाइटन का अंत वहां के लोगों के बढ़ने से इमरजेंस की वजह से हुआ हो, जिसमें टाइटन के इटर्नल्स ने इमरजेंस होने दिया होगा, जो कि एक्चुअली उन्हें करना था। अब सोचने वाली बात यह है कि स्टार फॉक्स कैसे बचा और वो अब तक कहाँ था, यहाँ तक कि वो थेनोस से लड़ने भी सामने नहीं आया। खैर, अब वो आया है इटर्नल्स को बाकी इटर्नल्स से मिलाने के लिए, जो कि काफी जरूरी भी है क्योंकि अर्थ के इटर्नल्स के कई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मारे जा चुके हैं। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में डेन विटमैन दिखाई देता है एबोनी ब्लेड के साथ। अब मूवी में ये तो नहीं दिखाया गया, पर डेन का एबोनी ब्लेड को उठाने का मतलब है कि वो सेर्सी की हेल्प करना चाहता है, क्योंकि जब एरिशम इटर्नल्स को धमकी देने आया था तब डेन सेर्सी के साथ ही था और सेर्सी के डर से ही उसने ब्लैक नाइट बनने की सोची होगी। एबोनी ब्लेड एक मैजिकल ब्लेड है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को काट सकती है, कोई भी मैजिक डिफ्लेक्ट कर सकती है और अपने वेल्डर को डेथ से भी प्रिवेंट करती है। लेकिन इसके साथ ही एबोनी ब्लेड पे एक कर्स भी है जो कि वेल्डर को धीरे धीरे करप्ट कर देता है और उसे खून का प्यासा बना देता है। इसलिए डेन उसे उठाने में हेजिटेट कर रहा था। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। अब ये आवाज थी मेहरशाला अली की, जो कि आने वाली MCU की मूवी ब्लेड में ब्लेड का रोल प्ले करने वाले हैं। ब्लेड के बारे में आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि ब्लेड हाफ ह्यूमन हाफ वेम्पायर है, जिसकी वजह से उसमें वेम्पायर्स की सभी पावर्स हैं। इंसान होने की वजह से वो धूप में भी घूम सकता है और उसकी एक ही प्रॉब्लम है खून की प्यास, जिसको कंट्रोल करने के लिए ब्लेड कुछ दवाइयाँ यूज करता है। अब ब्लेड का डेन के पास आने का मतलब है कि ब्लैक नाइट और ब्लेड का टीम अप हो सकता है। तो दोस्तों, ये था इटर्नल्स के ईस्टर एग्स और क्रेडिट सीन का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर मुझसे कोई डिटेल्स मिस हो गई हो तो उसे कमेंट्स में जरूर बताएं और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।